देखिए हमने न्यूक्लियर चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक के बारे में बात की थी, जैसे एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। इसके अलावा हमने बात की थी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम्स एंड इन यूनिट, दोनों में लिखवा दिया था, किलोग्राम में भी और यूनिट में भी। और इसके अलावा हमने बात की आइसोटॉप्स की, आइसोटॉन्स की और आइसोबार्स की। और आइसोटॉप्स का जो एवरेज मास है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने सीखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। 1932 के अंदर इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करके बताया। देखिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो क्या एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में सुनिए। सबसे पहला, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लेंगे, वो सोर्स पोलोनियम हो सकता है या बैरियम हो सकता है, बिस्मिथ भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स है और ये वही लेड चैम्बर है, लेड कैविटी है ये। और इसमें से क्या बाहर आएंगे? इसमें से अल्फा पार्टिकल्स सामने के डायरेक्शन में आएंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसके सामने जो है लाइट न्यूक्लियाई को रखा गया। यहाँ पर एक मटेरियल रखा गया जो कि बेरिलियम का बना हुआ। बेरिलियम की बजाय कार्बन भी हो सकता है। अब जब अल्फा पार्टिकल आकर के यहाँ से टकराता है तो उसके बारे में ये सोचा गया कि यहाँ से जरूर कोई रेडिएशन बाहर आता होगा। तो पहले ये माना जाता था कि यहाँ से जो रेडिएशन बाहर आ रहा है वो कौन सा रेडिएशन है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो जब बेरिलियम से जाकर के अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इसके सामने पैराफिन वैक्स रखी जाती थी, पैराफिन वैक्स ये क्या है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसकी जो चेन है, कार्बन चेन होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। C20 से लेकर के C40 तक की लॉन्ग चेन्स होती है, प्योर हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो पैराफिन वैक्स को यहाँ पर रखा गया इसके सामने और देखा गया कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पैराफिन वैक्स के ऊपर जाकर के इंसिडेंट होता है तो यहाँ से ये क्या नॉकआउट कर देता है? यहाँ से ये प्रोटॉन को नॉकआउट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये पार्टिकल्स निकलेंगे जो इस तरफ आगे बढ़ेंगे, ये प्रोटॉन्स होंगे। और ये प्रोटॉन्स होंगे, इसके लिए हमने इसके सामने एक डिवाइस लगा रखी होती है। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? उस डिवाइस को बोला जाता है गीगर काउंटर। हेंस गीगर, जो हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जिनका नाम पढ़ा था, वही उन्होंने ही ये डिवाइस बनाई थी जिसका नाम क्या है? गीगर काउंटर। गीगर काउंटर ये बताती है कि ये किस तरह का पार्टिकल है और कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो गीगर काउंटर से ये पता लगाया गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? प्रोटॉन्स हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये इतना पावरफुल नहीं है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकाल दे। तो बेसिकली ये बेरिलियम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। ये किसने बताया? ये जेम्स चैडविक ने बताया। तो इस एक्सपेरिमेंट में अभी तक यही माना जा रहा था कि बेरिलियम से वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स आगे जाकर के पैराफिन वैक्स पर पड़ती हैं और वो इतनी पावरफुल वेव्स होती हैं कि वो इसके न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकाल देती हैं। बाद में जेम्स चैडविक ने इस पजल को सॉल्व किया, पजल को सॉल्व करके बताया कि जरूर नेचर में कोई अनचार्ज पार्टिकल्स होंगे जो किसी भी न्यूक्लियस के साथ जाकर के टकरा सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे और अगर इधर से हम लोग किसी भी पार्टिकल को भेजते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन को भेजते हैं, तो प्रोटॉन जाकर के इसके साथ कोलाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा। रिपल्शन फोर्स इतना ज्यादा होगा कि ये प्रोटॉन यहाँ आकर के रुक जाएगा, रुकने के बाद में ये वापस चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं कर सकता। दूसरा इलेक्ट्रॉन, अगर हम प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो छोटा पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, और ये न्यूक्लियस इस पर इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड नहीं कर सकता।
इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ भेजते हैं तो वो हाई वेलोसिटी का पार्टिकल बन जाता है, और लाइट पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो न्यूक्लियस को क्रॉस करके दूसरी तरफ से ही बाहर आ जाता है। तो एक तीसरे पार्टिकल के बारे में सोचा गया, वो पार्टिकल था न्यूट्रल पार्टिकल, और उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, ना तो ये अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ना ये रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर हम एक न्यूट्रॉन को स्लो कर दें तो स्लो न्यूट्रॉन जाकर के न्यूक्लियस में एंटर कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जेम्स चैडविक ने यही बताया, उन्होंने बोला कि बेरिलियम से जो रेडिएशन निकल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, और ना ही उन वेव्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, पैराफिन के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने बोला कि जरूर यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, और वो कौन से पार्टिकल्स होंगे, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो ये न्यूट्रॉन ही है जो जाकर के पैराफिन वैक्स के न्यूक्लियस से टकराता है, इसके पार्टिकल के मॉलिक्यूल से टकराता है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो एटम्स हैं उन एटम के न्यूक्लियस से टकराता है, न्यूक्लियस से टकरा करके किसको नॉकआउट कर देते हैं, यहां से प्रोटॉन को नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट मतलब बाहर निकाल देना। तो इस पजल को जेम्स चैडविक ने सॉल्व किया था 1932 में। तो उन्होंने ये जो पार्टिकल है इसको न्यूट्रल पार्टिकल बोला। न्यूट्रल पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के रफली इक्वल होता है। इसका मास होता है 1.67262 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67492 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो रफली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और ये जो न्यूट्रॉन है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। न्यूट्रॉन जो होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कुछ समय बाद ये छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, जैसे कि प्रोटॉन, और एक तरफ इसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ इसके अंदर से निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। एक और पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी की गई है जिसको क्या बोला जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक न्यूट्रॉन कुछ हजार सेकंड के बाद, मतलब कि लगभग 13 और 14 मिनट्स हो गए, लगभग 13 मिनट के बाद में ये क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिसोसिएट होकर के ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो हमारे इस चैप्टर के अंदर एक स्पेशल टॉपिक है, उसको उसमें डिस्कस करेंगे कि एंटी न्यूट्रिनोज और न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। ये नए तरह के पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में सोचा गया है। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में हमें इसमें स्टडी करना है साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो पहले इसके बारे में लिखो, फिर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अपनी फेयर नोटबुक ओपन कर लीजिए जिसमें आपने न्यूक्लियर चैप्टर को लिखना स्टार्ट किया था। आगे के नोट्स में लिखवाता हूँ आपको। इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। न्यूट्रॉन्स वर discovered by neutrons were discovered experimentally by James Chadwick. Neutrons were discovered experimentally by James Chadwick in the year 1932. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अकॉर्डिंग टू चैडविक a neutron is a neutral particle. A neutron is a neutral particle carrying
no charge and having mass roughly equal to the mass of proton. जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है और जिसका जो मास है वो रफली प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था, इस एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, चैडविक ऑब्जर्व्ड emission of Chadwick observed emission of neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles, which could knock out protons neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particle which could knock out protons from पैराफिन या कार्बन ले सकते हैं। चलिए, पैराफिन इसमें यूज किया था एक्सपेरिमेंट में, तो उसी को लिख देते हैं, नॉकआउट प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन। इसके बाद में लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, श्योर दैट if the neutral radiation consisted of photons, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अगर, the energy of photons would have to be much higher than this neutral radiation. ये बताया था पहले, क्या सोचा गया था कि बेरिलियम से क्या निकल रहे हैं, फोटोन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, लेकिन बाद में जेम्स चैडविक ने ये बताया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या नहीं कर सकता, पैराफिन के अंदर से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता, इतना पावरफुल नहीं है। आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, चैडविक solved this puzzle assuming that in neutral radiation consists of
a new type of consist of a new type of neutral particles consist of a new type of neutral particles called neutrons. Neutral particles called neutrons. He was able to determine the mass of this new particle from conservation of energy and momentum. Conservation of energy and momentum. Full stop. As very nearly the same as very nearly the same as the mass of proton. और इसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर आया। और वैसे तो हमने ये लिख लिया था, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास लिखा जाता है 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किलोग्राम में, और यूनिट में आएगा 1.00866 यूनिट। ये AMU के अंदर हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि ये जो न्यूट्रॉन है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ जी, ये नोट कर लिया सबने? आगे लिखवाऊंगी इसमें, हैंड रेस कर दो फटाफट। वेरी गुड। अब आगे लिखिए नोट में, ए फ्री न्यूट्रॉन is unstable, comma, it decays into a proton, an electron, ये तीन पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता है, एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये हम लोग रेडिएशंस में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव डिके में पढ़ेंगे और रेडिएशन में इसको स्टडी करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। इट हैज ए मीन लाइफ, हाफ लाइफ, ये भी आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इट हैज ए मीन लाइफ ऑफ अबाउट 1000 सेकेंड। इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 1000 सेकेंड की है। इट इज हाउएवर, लेकिन ये स्टेबल है किसमें? इट इज हाउएवर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। It is however stable inside the nucleus. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस का आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके साइज को हम लोग इसके रेडियस से बताते हैं, और रेडियस को लिखने का तरीका क्या है? रेडियस को लिखने का तरीका है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय r, और फॉर्मूला है r0 a⁻1/3। This is the formula of radius of nucleus.
ये नोट कीजिए इस फॉर्मूला को, वेयर आर नोट क्या है, आर नोट एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये बेसिकली प्रोटॉन की रेडियस है। जो आर नोट होती है वो किसकी रेडियस होती है, वो प्रोटॉन की रेडियस होती है। ए क्या है, ए इज द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसे हम लोग 1H1 की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो उसका मास नंबर तो 1 है। हाइड्रोजन का जो मास नंबर है जिसको ए से लिखा जाता है वो तो 1 है। तो उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेडियस का फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू आर नॉट, और ए की जगह पे लिखा जाएगा 1, और 1 की पावर 1/3। 1 की पावर 1/3 करोगे तो वो तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो बेसिकली R किसके इक्वल आ जाएगा, आर नॉट के इक्वल आ जाएगा। और ये किसकी आपको रेडियस फिर बता रखी है, ये आपको हाइड्रोजन न्यूक्लियस की रेडियस बता रखी है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस की रेडियस है और इसके मल्टीप्लाई में मास नंबर है, मास नंबर की पावर क्या करनी है, 1/3 करनी है। और ऐसा करते ही आपको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में पता लग जाएगा। अब जो भी एटम होगा, जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 होता है, तो 12 की पावर 1/3 कर देंगे, उससे आप फिर इसकी रेडियस बता सकते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस की रेडियस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो कितना डेंस है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल आ सकता है, उसको बोला जाता है डेंसिटी। तो मैं डेंसिटी के बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ इसकी कैलकुलेशन। हम लोग डेंसिटी को लिखते हैं किससे, रो से, और फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को लिखा जाएगा कैपिटल एम से, वॉल्यूम को लिखा जाएगा कैपिटल वी से। ये मास किसका है, तो आंसर है मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को एक परफेक्ट स्फीयर मान करके चले हम, तो उस केस में इसकी वॉल्यूम क्या होगी। अच्छा, मास कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियस का मास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर टोटल 10 न्यूक्लियॉन्स हैं। 10 न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि 5 प्रोटॉन है, 5 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, टोटल 10 न्यूक्लियॉन्स हैं। अब आप इसका मास कैसे बताओगे, आपको पता है कि एक न्यूक्लियॉन का मास m है, और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इसमें, 10 न्यूक्लियॉन है, तो m इंटू 10 कर देंगे तो इस न्यूक्लियस का टोटल मास आ जाएगा। एक न्यूक्लियॉन का मास है m, तो 10 न्यूक्लियॉन का मास क्या होगा, 10m हो जाएगा। और अगर हम 10 की बजाय a लिख दें, मास नंबर लिख दें, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का मास किससे लिखा जाएगा, m a से लिखा जाएगा। m इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन एंड a इज द मास नंबर। तो m a से आपको टोटल मास मिल जाएगा न्यूक्लियस का। वॉल्यूम, मैंने आपको अभी बोला कि न्यूक्लियस को हम परफेक्ट स्फीयर अगर माने तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़ा हमने, आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आर नॉट मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर 1/3। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3ma, डिवाइड बाय रह जाएगा 4 पाई, और आर की वैल्यू पुट कर दी हमने, आर की वैल्यू है आर नॉट ए टू द पावर 1/3, और इसका क्यूब है होल क्यूब। आर की वैल्यू पुट करने के बाद इसका क्यूब भी करना है, क्योंकि यहाँ आर क्यूब लिखा हुआ था। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी 3ma डिवाइड बाय 4 पाई, आर नॉट का क्यूब करोगे
सो दिस इज आर नॉट क्यूब, और ए की पावर 1/3 है और क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा। अब क्या कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, पुट करके हम लोग क्या बताते हैं, न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बताते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया न्यूक्लियर डेंसिटी का। और न्यूक्लियर डेंसिटी चेंजिंग है या कांस्टेंट है, इसमें ऐसा कोई क्वांटिटी आ रही है जो चेंजिंग है, तो आंसर है ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है। एम न्यूक्लियन का मास कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नॉट की वैल्यू अभी बताई थी मैंने आपको 1.2 इंटू 10⁻⁻15। तो ये सारे कांस्टेंट है। इसका मतलब न्यूक्लियस किसी भी एटम का हो, उन सबकी डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। वो न्यूक्लियस कार्बन का हो, न्यूक्लियस यूरेनियम का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में जो मटेरियल आता है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये डेंसिटी काफी ज्यादा आएगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करोगे तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको याद रख लेना। एम की वैल्यू क्या पुट करोगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक न्यूक्लियन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14, और आर नॉट की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और इसका होल क्यूब करेंगे। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसका जो रिजल्ट आएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी आएगी, दैट डेंसिटी विल बी 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी बहुत कम है या ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है। हमारे आसपास जो मैटर है, जो मटेरियल है, उनकी डेंसिटी इतनी नहीं होती है, उनकी डेंसिटी इतनी नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको वाटर की डेंसिटी बताता हूँ। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि हम एक टैंक लेते हैं जिसकी वॉल्यूम कितनी है 1 मीटर क्यूब, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर। तो ये जो टैंक होगा, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, इसमें 1000 किलोग्राम वाटर आ सकता है। अगर आप इसमें गोल्ड डालोगे तो गोल्ड आता है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये गोल्ड की डेंसिटी है। आयरन डालोगे तो आयरन आएगा 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये 1 मीटर क्यूब के टैंक में ये वाले मटेरियल्स इतने इतने आ सकते हैं। ये वाटर है, ये गोल्ड की डेंसिटी है, और ये आयरन की डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी तो बहुत कम है। यहाँ पर डेंसिटी किस रेंज में है, 10⁻17 की रेंज में है। तो डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि बहुत कम स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा मास आ सकता है। जैसे कि अगर हम एक मैच स्टिक की बात करें, मैच स्टिक समझते हो आप लोग, मैच स्टिक का जो बॉक्स होता है, माचिस की तीली जिसमें आती है, उसका जो बॉक्स होता है, अगर उतना मटेरियल में ले लूं, उतना मटेरियल में ये वाला ले लूं, न्यूक्लियर डेंसिटी वाला मटेरियल ले लूं, तो इसका जो मास होगा वो बिलियंस ऑफ किलोग्राम होगा। तो इतने छोटे से स्पेस में इतना सारा मास आ जाता है, क्योंकि खाली स्पेस तो है ही नहीं ना। फ्री स्पेस किस में होते हैं, एटम्स में होते हैं। अच्छा, इनकी डेंसिटी इतनी कम क्यों है नॉर्मल मैटर की, नॉर्मल मैटर की डेंसिटी इसलिए कम है, जैसे हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिट्स होंगी, ये ऑर्बिट बहुत दूर दूर होंगी। पहली ऑर्बिट अगर यहाँ है तो तीसरी ऑर्बिट 9 टाइम्स पे होगी, चौथी ऑर्बिट 16 टाइम्स पे होगी, इस तरह से चलेगा। तो ऑर्बिट इतनी दूर दूर है, तो ज्यादातर स्पेस तो इसमें क्या है, ज्यादातर स्पेस तो इसमें एम्प्टी है। अच्छा, अब एटॉमिक लेवल पे आते हैं। ये पहला एटम है जिसकी ये लास्ट ऑर्बिट थी, इसके बाद में ये दूसरा एटम है, ये जिसकी लास्ट ऑर्बिट थी। क्या इनके बीच में भी स्पेस है क्या, अगर मैं आयरन को कंसीडर करता हूं तो ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये आयरन के एटम्स हैं, और इन एटम्स के बीच में भी क्या है, इन एटम्स के बीच में भी आपको खाली स्पेसेस मिलेंगे, फ्री स्पेसेस मिलेंगे। तो नॉर्मल मैटर में ज्यादातर तो फ्री स्पेसेस ही होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के मटेरियल की बात करते हैं तो वहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। और इतना कम स्पेस होने की वजह से क्या होता है, ये सारे इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत लार्ज होती है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब का टैंक लोगे ना तो 10⁻17 किलोग्राम मास आ जाएगा। और ये डेंसिटी आपको कहाँ मिलेगी, ये डेंसिटी आपको सिर्फ दो ही जगह पर मिलेगी, ये डेंसिटी आपको सिर्फ दो ही जगह पर मिलेगी, या तो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूट्रॉन स्टार पे।
ये डेंसिटी आपको या तो न्यूक्लियस में मिलेगी या आपको मिलेगी न्यूट्रॉन स्टार पे। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार जिसकी रेडियस बहुत कम होती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन उसका जो मास होता है हमारे सन से भी बिलियंस ऑफ किलोग्राम ज्यादा होता है। बहुत छोटा होता है रेडियस में, लेकिन मास बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार में सारे क्या होंगे? न्यूट्रॉन स्टार में वो किससे बना होगा? वो न्यूट्रॉन से बना होगा, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे इस तरह। तो बेसिकली वो इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे कि उनकी डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम होगी पर मीटर क्यूब में। तो अगर आप 1 किलोमीटर रेडियस का न्यूट्रॉन स्टार भी कंसीडर करते हैं तो उसका जो मास है वो बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ किलोग्राम चला जाएगा। तो न्यूट्रॉन स्टार बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, रेडियस छोटी है, साइज में बहुत छोटे हैं, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट हैं? बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हैं। अगर हैवी ऑब्जेक्ट हैं तो इनके आसपास ग्रेविटी कैसी होगी? मास बहुत ज्यादा है, इसके आसपास क्या होगा? ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होगी।